स्टार्ट हो गया सर। अच्छा, एक चीज देखो। जैसे हम लोगों ने एक एसआईडीएल की जो हम लोगों ने शुरू में बनाया था, हाँ सर। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेड लोड, सेल्फ वेट, यूनिट जीवाई और सरफेसिंग सब लगाया है। हाँ अब इस फाइल को अगर देखो, या तो आप ऐसे ऐसे इस मेथड से कैलकुलेट कर लो। अगर इसमें हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके बीम और सिर्फ डेड लोड सेलेक्ट करते हैं और डेड लोड को अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं रेंज आउटर गर्डर, ये जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, हाँ इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आप यहाँ देखोगे तो सिर्फ आउटर गर्डर के रिजल्ट दिखा रहा है। आप ये देखो, एसआईडीएल बीम एंड फोर्सेस G1 आउटर गर्डर, ठीक है। और हाँ। अब इसकी समरी में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 96 टन पर मीटर का बेंडिंग मोमेंट दिखा रहा है आउटर गर्डर के लिए। सिर्फ SIDL से सर? सिर्फ डेड लोड, एसआईडीएल अच्छा। नहीं। हाँ। डेड लोड। इस वक्त हम लोगों ने सिर्फ इसको डेड लोड दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, हाँ ये लोड के लिए सिर्फ हमने सेलेक्ट किया है डेड लोड। हाँ हाँ। 96 टन पर मीटर स्क्वायर। सिर्फ खुद के वजन से गर्डर पे बीच में 96 टन पर मीटर का बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है। और हाँ सर। यही चीज अगर आप देखेंगे, जो हम लोगों ने IX IY इतनी मेहनत की थी, हाँ तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, अम, यहाँ पे अगर एक्सेल में देखें तो बड़ा कर देते हैं थोड़ा। अगर ये देखें, प्रीकास्ट बीम और आउटर डेक, इन दोनों को अगर ऐड करना है, 39 + 59, 99 टन। मतलब अगर हम एक्सेल से बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करके और यहाँ पे लगाएं, तो भी वो 99 ही आ रहा है, जबकि वहां से 3 टन ज्यादा ही आ रहा है। 3 टन ज्यादा आ रहा है, वो 96 है, 99। तो ये तो ज्यादा सेफर है, थोड़ा लोड ज्यादा ही लेता है। नहीं, ये चीज हम एक्सेल में कैलकुलेट करके वहां, ये जो बेंडिंग मूवमेंट IX IY निकाला गया था, हाँ। इसी को वहां से कैलकुलेट करके और बेंडिंग मूवमेंट निकाल रहे हैं। तो ठीक है, 2-3 टन आगे पीछे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये दिखाने के लिए ये किए कि बेंडिंग मूवमेंट चाहे तो यहाँ पे हमने, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन हो रही है। यहाँ पे ये देखिए, बेंडिंग मूवमेंट मैनुअली कैलकुलेट करके हम लोग, सपोर्ट रिएक्शन 13.41 है, और बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे मैनुअल कैलकुलेट हो रहा है, और शेयर फोर्स भी कैलकुलेट हो रहा है। आप यहाँ पे भी शेयर फोर्स देखेंगे तो वो भी लगभग इतना ही आ रहा होगा। शेयर फोर्स देखिए, 28.407 आ रहा है। और हम लोग अपने इसमें देखेंगे तो शेयर फोर्स भी हम लोगों का ज्यादा ही है। यहाँ यहाँ पे 47 समथिंग आ रहा है। ये फोर्टी लाइफ। सेवन यहाँ पे आ रहा है 20 टन FY। अच्छा, ये मैनुअली शेयर फोर्स तो खैर मैनुअली, बेंडिंग बेंडिंग मूवमेंट ही सिर्फ हम वहां से उठा रहे हैं। शेयर हम्म। फोर्स हम लोग स्टार्ट से ही वो ले ले रहे हैं। सिर्फ यहाँ बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन हो रही है, ठीक। क्योंकि शेयर फोर्स जब हम लोग इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम्म। थोड़ा ज्यादा आता है। हम्म। क्योंकि
विकास बीम और नहीं उतना ही आए। ओके, यहाँ पे मैनुअल इनपुट कर दिया गया है, सेम ही आ रहा है। आप ये देखेंगे तो ये देखिए 16 और 16 और 12, 28.8 आ रहा है। वो 24 था तो लगभग सेम है यहाँ सर। पे 20 आ रहा है, तो लगभग मतलब मैनुअल कैलकुलेशन में 2-4 टन ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। हम्म। तो वो भी ठीक है कि आप इसको, ये एक्चुअली यहाँ पे गलती से मैनुअल एंट्री है ना ये, इसलिए हाँ। वो हो गया। नहीं तो हम लोग सीधे वहां से ही लिंक कर देते हैं, तो वो सीधे फोर्स उठ के, अच्छा ये यहाँ पे है, यहाँ पे उठ के आ रही है सीधे फोर्स। ठीक है। हाँ। तो डेड लोड की वजह से ये आ गया। अब ऐसे ही आपको अगर सरफेसिंग की वजह से देखना है तो सबको यहाँ कर लो, SIDL को यहाँ कर लो, अप्लाई करो, ओके। फिर से आप बीम्स में चले जाओ, यहाँ पे आपको मैक्सिमम, ये मैक्सिमम दिखा रहे हैं हम, ये थर्टी जी सर। सेवन टन बेंडिंग मोमेंट सिर्फ आपके क्रैश बैरियर की वजह से आउटर गर्डर पे आ रहा है। सरफेसिंग से या कैश बैरियर से सर? क्रैश बैरियर से। अच्छा अच्छा। सरफेसिंग सर। तो अलग है ना। हाँ। नहीं, शुरू में सरफेसिंग बोले थे इसलिए मैं पूछा नहीं, था। ऐसा ऐसा SIDL की वजह से ये आपका हम्म। बेंडिंग मोमेंट आउटर गर्डर पे। तो ऐसे ही मतलब अभी तो हम लोग जस्ट एक मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, हाँ। और जब डिजाइन करना होगा तो फिर हम लोग को तो हर एक पोजीशन पे अपने बेंडिंग मूवमेंट और वो निकालना पड़ेगा ना। हम्म। ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए ये किया। यहाँ से। तो अब चलते हैं फिर से अपने लोड जनरेशन पे। हम्म, कल अपना जो थोड़ा बहुत वो हो रहा था वो, सर यहाँ पर मोमेंट और शेयर फोर्स एक डायरेक्शन में ही बस निकाल रहे हैं क्या? है। बस एक डायरेक्शन में ही मोमेंट और शेयर फोर्स की वैल्यू ले रहे हैं? हाँ, जेड में भी लेंगे ना। तो जिसमें मैक्सिमम आएगा उसी के बेसिस पर डिजाइन करेंगे? नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ। अपना जो ये स्ट्रक्चर है वो ऐसा है ना। हाँ सर। हम्म। हाँ सर। मेरा गर्डर स्पैन किस डायरेक्शन में कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में ही कर रहा है एक। ना। एक्स में। हाँ सर। तो जब अगर इसका सेक्शन काट के देखें, मेरा गर्डर ऐसा है, ये इसका एक्स डायरेक्शन है, ये इसका हम्म। वाई वाई डायरेक्शन है, और ये ठीक इसका है। जेड डायरेक्शन है। तो मेरे को जो हाँ। बेंडिंग मोमेंट मिलेगा यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन। लॉन्ग द एक्स ये ही एम मिलेगा। जेड डायरेक्शन में रहेगा ना। तो क्योंकि अभी आपको शुरू में भी बताए थे, जब CGY निकालते हो तो बेंडिंग मोमेंट IZZ निकलेगा, और जब आप CGZ निकालते हो तो बेंडिंग मोमेंट IXX निकलेगा। CGZ में IYY। ये लास्ट टाइम देखे थे ना। हाँ सर। तो मेरे बीम की टिप किस डायरेक्शन में है? ये IYY एक्स हो डायरेक्शन। गया ना। नहीं, ये CGY हो गया ना। हाँ सर। तो बेंडिंग मोमेंट मेरा MZ आएगा। MZ के लिए हम लोग बीम को डिजाइन करते हैं। MX तब आएगा अगर जैसे हमने जब IX, IY और IZ अपने स्ट्रक्चर का दिया था,
तो आपको याद होगा आई एक्स हम लोगों ने 0.0001 दिया था, हम्म और आई वाई और आई जेड कैलकुलेट करके दिया था। हम्म अगर आप आई एक्स भी कैलकुलेट करके इसको कुछ दे दोगे तो ये हम्म एम एक्स भी जनरेट करेगा, जो कि हमारे केस में एम एक्स नहीं जनरेट कर रहा है। एक मिनट, एस आई डी एल वाली फाइल खोल के फिर से दिखाते हैं। आप पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे और कोई भी लोड आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि एम एक्स वो नहीं दिखा रहा है। आप यहाँ देखिए एम एक्स जो कॉलम है, जीरो यहाँ पे एक कुछ पॉइंट 0.003 माइनस में वैल्यू आ रही है। ठीक है। ठीक है सर। और एमजेड में आपकी वैल्यू, अगर आप समरी में भी देखेंगे तो एम एक्स 00 ही दिखा रहा है, 0.008 माइनस एम एक्स। एम वाई कुछ भी नहीं आ रहा, 000 ही आ रहा है, और एमजेड ही सिर्फ 97.27 आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। तो अगर आप आई एक्स की वैल्यू कुछ यहाँ डाल दोगे, अगर आप आई एक्स को, मतलब आई एक्स की वैल्यू, मतलब आप आई एक्स में स्टिफनेस दोगे। अभी तो हमने स्टिफनेस सिर्फ एम वाई और एम जेड में दी, हम्म तो ये वैल्यू आई। अगर हम आई आई एक्स भी कुछ डिफाइन कर दें अपने स्टैड में, तो हम्म हमें मूवमेंट एम एक्स भी मिलेगा। ठीक है सर। और उस केस में क्या होगा, हो सकता है हमारा एमजेड का जो मूवमेंट अभी आ रहा है, मान लो हम्म अभी हमारे हमने आई एक्स कुछ नहीं डिफाइन किया, और एमजेड का मूवमेंट हमारा 100 टन आ रहा है, हम्म 100 टन मीटर। हम्म और अगर हमने आई एक्स डिफाइन कर दिया, तो हो सकता है इसमें भी 5-6 टन का बेंडिंग मूवमेंट दिखा दे। तो उस हम्म केस में क्या होगा, हो सकता है ये 100 जो है वो हम्म, 97 या 96 हो जाए। अच्छा। तो फिर हमें आई एक्स के लिए भी उसको वो देखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ठीक। लोग आई एक्स जो है वो बिल्कुल नेग्लेक्टेड 0.001 वैल्यू दे देते हैं कि भैया वहां हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि वहां स्टिफनेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। हम्म हम्म। आई एक्स के लिए तो ये पूरी बीम की स्टिफनेस है ना, हाँ सर। हाँ। तो यहाँ पे 15 मीटर पूरी स्टिफनेस है इसके लिए। तो आई एक्स बेंडिंग मूवमेंट से अपने को कोई मतलब ही नहीं है फिर। सबसे ज्यादा जेड में ही आएगा। हाँ, आपका बेंडिंग मूवमेंट सिर्फ जेड जेड के लिए ही बीम डिजाइन होता है। आई एक्स अगर आ गया तो वो फिर टॉर्सन वाला केस डिफाइन हो ठीक है जाता सर, समझ गया। समझ गया। है। तो अब चलते हैं अपने दूसरे उस पे। क्लास 70 आर व्हील का लोड डिफाइन करते हैं। कल क्लास ए का तीनों लेन डिफाइन कर दिया गया था। हाँ। अब 70 आर व्हील, 70 आर व्हील क्या कहता है। ये है हमारा 70 आर व्हील की लोडिंग। ठीक है। तो पहला लोड हमारा 8 टन का है, उसके बाद में 12 टन है, उसके बाद में 12 टन है, उसके बाद में 17 टन है, फिर 17 टन है, और ऐसे करते हुए। तो अपने को करना कुछ नहीं है, इसका हाफ करके, क्योंकि हम विड्थ डिफाइन करके काम कर रहे हैं।
तो विड्थ जब भी डिफाइन करेंगे हमें अपने लोडिंग का हाफ करना है। अगर मतलब कल परसों जो मेथड दिखाए थे, या तो हम लोग दो दो तरीके से कैसे लोड लगा सकते हैं। अगर हम विड्थ नहीं डिफाइन कर रहे हैं तो अलग अलग व्हीकल की पोजीशन दिखानी पड़ेगी। अगर हम विड्थ डिफाइन कर रहे हैं तो इसको कॉपी करके वहां ले चलते हैं, ताकि अब ये हमने कर दिया 70R व्हील। ठीक है, तो हम्म आप देखिए यहाँ पे जो ये बने हुए हैं, ये पहला लोड मेरा 8 टन का है। 8 टन डिवाइडेड बाई 2। हम्म दो लोड मेरे 12 टन के हैं। 12 टन डिवाइडेड बाई 2। और हम्म उसके बाद एक ये 4 लोड मेरे 17 टन के हैं, और उसको भी हमने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया है। टोटल लोड मेरा 70R व्हील का 50 टन का होता है, और इसकी विड्थ लेंथ होती है 13.4 मीटर। ठीक है, हम्म अगर आप ये देखेंगे डिस्टेंस 3.96 यहाँ पे है। 3.96 है, 1.52 है, 2.13 है, 1.37 है, 3.05 है, 1.5737 है। तो ये मेरा क्लास 70R व्हील का व्हील कॉन्फ़िगरेशन कोड में दिया हुआ है कि अगर हमें बेसिकली ये 50 टन नहीं होता, ये 100 टन होता है, लेकिन हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसलिए ये 50 टन, एक एक एक्सल का लोड 50 टन है। ये टोटल लोड जो है यहां से यहां तक, ये 100 टन है। हाँ और क्लास ए व्हीकल का लोड होता है 55.4 टन। ये इसको हम साइड में कर देते हैं। आप क्लास ए व्हीकल का लोड देखेंगे तो ये 27.2 दिख रहा है, लेकिन ये होता है 55.4 टोटल। हाँ दो, क्योंकि हमने हाँ सिंगल एक्सल पकड़ रखा है, ये 55.4 होता है। हम्म ऐसे ही क्लास 70R व्हील का जो टोटल लोड होता है, ये 100 टन होता है। ठीक है, हाँ और इसकी व्हीकल की टोटल लेंथ होती है 13.4। तो व्हीकल का उसकी लेंथ वेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को व्हीकल पोजीशन करने के लिए ये बहुत जरूरी पड़ती है। और हमने दो तरह से लोड लगाना इसलिए आप लोगों को बताया था कि एक में तो हम विड्थ डिफाइन करते हैं, तो हमारा जो व्हीकल है, ये अगर मेरा स्लैब है, अगर हमने विड्थ डिफाइन कर दी तो मेरा व्हीकल ऐसा कुछ बनता है ना? हम्म ऐसे बनता है। अगर हम विड्थ नहीं डिफाइन करें, और ये विड्थ ना डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट क्यों आया, वो भी समझना जरूरी है। कि मान लीजिए मेरा स्लैब ऐसे स्क्यू में है। हाँ अगर मान लो मैं अपने व्हीकल को यहां पे पोजीशन कर देता हूं, ठीक है, मेरा मेरा व्हीकल तो चलेगा 90 डिग्री पे ही। हाँ मेरा व्हीकल तो टेढ़ा चलेगा नहीं। हाँ तो होगा क्या, जब ये लोड बनेगा तो हो सकता है ये लोड ऑलरेडी अंदर हो। अगर मैं इसको ये कह देता हूं कि भाई तेरी पोजीशन ये है, तो ये तो 2.7 मीटर यहां से उठा के अपना दूसरा लोड पोजीशन कर देगा। तो हम्म हो सकता है दूसरा लोड ऑलरेडी पहले ही अंदर घुस गया हो। तो जब स्क्यू कंडीशन आती है, उस समय हम लोग बिना वेट डिफाइन किए हुए व्हीकल लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम एक
ये कोऑर्डिनेट्स अलग अलग उसको दे देते हैं। ये आ रहा है समझ में? हाँ। दिवाकर? हम्म। दिवाकर? दिवाकर कहीं बिजी हो गए हैं। लगता है कहीं निकल गया। चलिए ठीक, मतलब ये समझ में आया ना कि विड्थ हाँ कब सर। देना है और कब नहीं देना है। अगर क्यू में आपका स्ट्रक्चर आ गया तो आपको विड्थ नहीं देनी है, आपको फिर अकेले ही ये करना पड़ेगा। हाँ सर। सेंटर सेंटर टू सेंटर विड्थ ऑफ द एक्सल मेरा 1.93 है, जो कि कोड में लिखा हुआ है। ये देखिए ये है। अब इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये ऐसा है वैसा है। तो इसमें क्या है कि जैसे हम लोगों ने पहले भी उसमें देखा था ना, जब हम लोग वहां डिफाइन कर रहे थे स्लैब में, तो ये यहां से यहां तक की विड्थ सेंटर ऑफ इसके, ये है तो 2.79, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है? 0.86। तो 2.79 माइनस 0.86 करेंगे, 2.79 माइनस 0.86, 86। तो ये आएगा आपका 1.93। ठीक है। हाँ। तो अपना व्हीकल टू व्हीकल वाला जो वो है स्पेसिंग, एक्सल टू एक्सल, आप इसमें से ये देखिए, वो उसने चार तीन डायग्राम दे रखे हैं कोड ने, आप इस तीनों में से कोई भी एक डायग्राम अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही करना है। लेकिन हम लोग इजी है करके यहाँ वाला ही करते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे फिर एक दो तीन चार एक्सेल डिफाइन करने पड़ेंगे। इसमें भी एक दो तीन चार, यहाँ पे हमें दो ही एक्सेल डिफाइन करो, अपना काम हो गया। ये बात समझे? हाँ। तो व्हीकल की लेंथ मेरी 13.4 मीटर है, जो कि यहाँ पे है। टायर की विड्थ हमने 0.86 पकड़ रखी है, जो कि कोड में दी हुई है। हम्म। कुछ लोग इसमें ये भी कहते हैं कि नहीं, ये 0.86 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे 20 mm का गैप दिखाया हुआ है। तो कुछ लोग 0.84 भी पकड़ते हैं, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हमारे व्हीकल की पोजीशन फ्रॉम क्रैश बैरियर 1.2 मीटर है, ये भी कोड में ही लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ देखें तो ये पोजीशन 70 R व्हील के लिए कोड में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि क्रैश बैरियर के फेस से और इसका व्हील का फेस, ये व्हील का फेस बोल रहा है, एक्सल का, ये हमारा एक्सल का फेस नहीं बोल रहा है, व्हील का फेस 1.2 मीटर होना चाहिए। हम्म, मतलब अगर इसको यहाँ पे मॉडल कर यहाँ बनाया जाए तो ये मेरा क्रैश बैरियर हो गया, हम्म। ये हो गया। तो अगर मैं 70 RW चला रहा हूं तो इस क्रैश बैरियर से मेरा पहला वन पॉइंट। व्हील व्हील का फेस 1.2 मीटर होगा, और ये
क्योंकि हमने विड्थ 860 mm पकड़ रखी है, तो इसमें हमको हाँ 0.43 ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेरा पहला एक्सल आ जाएगा। अब हाँ। यहां से 1.93 और ऐड करके मेरा दूसरा एक्सल आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? 1.9। 1.93 हमारा सर व्हील टू व्हील है ना? एक्सल टू एक्सल है। व्हील टू व्हील 2.97 कुछ दिखा रहा था ना कोड में। अगर वो हम तो कोड, सेंटर से था सर। नहीं नहीं सेंटर वही, ऑफ व्हील से। हाँ वही दिखा रहे हैं। ये जो है आउटर 2.79 है ना? हाँ। हम्म। आउटर टू आउटर। आउटर 2.79 है, तो अगर इसको हम सेंटर में जाएंगे तो 0.86 2.79 में से माइनस करेंगे तो वो तो ये 1.93 होगा। हाँ ठीक, सेंटर टू सेंटर हो। ठीक है। एज टू एज। और फिर अगला व्हीकल भी हमारा वैसे ही आएगा कि हम इसके बाद में फिर 0.43 ऐड करेंगे, और उसके बाद में जो व्हीकल की स्पेसिंग दी हुई है कोड में, सेंटर टू सेंटर ऑफ एक्सल, उसको बनाएंगे। फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस है उससे ऐड करेंगे, उसमें 0.43 फिर ऐड करेंगे, और फिर 1.93 ऐड करेंगे, फिर वो करेंगे, तो वो देखते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक। क्रैश बैरियर 0.5, इंक्रीमेंट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन सेम 0.25, तो 5। इंक्रीमेंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन 0.15, स्पैन लेंथ अपना 15 मीटर है, ओवरऑल कैरेज वे विड्थ 12 है, तो हमारा 12 में से 1.2 और -0.5 कर दिया, तो हमारा मैक्सिमम जो एक्सल का लोडिंग जा सकता है वो 10.3 तक जा सकता है। हम्म। नंबर ऑफ लोड जनरेशन सेम वही, स्पैन लेंथ प्लस लेंथ ऑफ द व्हीकल डिवाइडेड हम्म। बाय इंक्रीमेंट। हाँ 0.25 इंक्रीमेंट है अपना, वो कर दिया। अब हमने डिफाइन मूविंग लोड टाइप 2, डिस्टेंस, डिस्टेंस और ये आप देखेंगे तो सब यहीं से कॉपी किया हुआ है। यही ये डिस्टेंस हो गया, और आपका हाँ। ये स्पेसिंग हो गया। हम्म। तो सेम चीज यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी कर लिया है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका। हाँ इसको हमेशा करके आप किसी भी व्हीकल लोड के लिए इसको डिफाइन कर देते हैं। विड्थ हमारी 1.93 है। इसको हम अपने स्टैड वाले इसमें इनपुट करा लेते हैं। इंसर्ट कॉपी सेल, शिफ्ट सेल डाउन। ठीक है। यहाँ मेरी व्हीकल लोडिंग डिफाइन हो गई। ये मेरा व्हीकल टाइप 2 हो गया। हम्म। पहला मेरा क्लास ए व्हीकल टाइप 1 था। हाँ। अब हमको फिर वही करना है। लोड जनरेशन का फॉर्मूला वही रहता है। अब 113 है तो हम इसको 125 भी कर सकते हैं, कि मेरा व्हीकल पूरा मेरे स्ट्रक्चर को पास हो कर ले। पहला टाइप 2 लोड है। मेरे व्हीकल की लेंथ -13.4 है।
ये 0 ही रखना है अपने को। और दूसरा 4.49 रखना है। 4.49 कैसे आया? 4.49 लाने के लिए 500 का क्रैश बैरियर, हाँ। 1.2 मीटर क्रैश बैरियर से स्पेसिंग, फिर हम्म। 0.43, और उसके बाद 1.93 ऐड किया गया है, तो ये आ गया 4.49। अगर देखेंगे तो ये देखिए 1.93, 0.86 का आधा, 1.2 मीटर, क्रैश बैरियर 0.5, इसी को E7 है। E7 है हमारा क्रैश बैरियर। E6 हमारा स्पेसिंग 1.2 मीटर। E5 टायर विड्थ का हाफ। उसके बाद में E3 सेंटर टू सेंटर ऑफ एक्सल। हम्म। और इसको हम इसके बाद में क्या किया? E5+2 क्यों कर दिया हमने? E5 क्या है? फ्रंट व्हील, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा 4.06। हम्म। और अब कुछ नहीं करना अपने को, ये लोड जनरेशन तो सेम ही रहेगा इसका। अब यहाँ पे हमने इसको 0.25 से 0.5 से इंक्रीमेंट दे दिया है। और हम जा कितने सकते हैं? 10.3 तक, तो कुछ भी नहीं, इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी करो और यहाँ तक पेस्ट कर दो। उसके बाद में देखो ऑटोमेटिक ये 10.06 के बाद में 00 दिखाना चालू कर दिया। तो इसको आप कर दो डिलीट। तो मेरी मैक्सिमम स्पेसिंग क्या थी? 10.3 की थी। और ये 10.06 के बाद में अगर हम इंक्रीमेंट देंगे तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ लोड कितने जनरेट हो गए यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें? कल एक चीज और बताना भूल गए थे। एनवलप बनाने के लिए जैसे क्लास 3A का लोड हमने 4,500 किया, इसमें +1 कर दो, ये आ गया आपका 4,501। और अब इसमें हम दिस +125 कर दें और इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो हमारे एनवलप भी जो है ना, वहाँ जो हम डिफाइन कर रहे थे वो डायरेक्ट यहीं बन जाएंगे। ये 6001 आ रहा है, इसमें हमको -1 करना पड़ेगा, तो ये 6000 हो गया। तो अब यहाँ पे चलते हैं, जो हमारा डिफाइन एनवलप का कमांड लगा हुआ है इसमें, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। ये देखो 4,501 ऑटोमेटिक हो गया। और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। और मेरा एनवलप खत्म हो रहा है 70 आर व्हील का 6000 पे। तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 6000। और डिफाइन एनवलप 3, उसके बाद में यहाँ पे इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके एनवलप 4 हो गया ये हमारा। अब मेरे को मेरे लोड लाने हैं। अब लोड लाने के लिए क्या करते हैं? इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्लास 70 RW।
ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो इतने में आ जाएगा लगता है मेरे को। अब चलते हैं यहाँ से 70 RW को कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, और इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे भी। ये जो जीरो है इसको हम लोग डिलीट करते हैं, और यहाँ से ये लिंकिंग पता है, अगर आप एक बार जैसे, ये लिंकिंग क्यों कर रहे हैं, अगर आप एक बार 2 लेन या 3 लेन का कर दोगे ना, तो उसमें विड्थ तो चेंज होनी नहीं है। अगर 3 लेन का ब्रिज है तो इतना ही रहेगा। तो आपको कभी भी जस्ट उठाओ अपनी सीट और पेस्ट कर दो, आपके लोड इमिडिएटली जनरेट हो जाएंगे, सिर्फ लेंथ बढ़ेगी। एक्स डायरेक्शन में आपका इंक्रीमेंट जो है वो बढ़ेगा। अब अब कुछ नहीं करने, हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। यहां से यहां तक मेरा डिफाइन मूविंग लोड, और इसको सबको कॉपी करते हैं, और स्टैड में ये वाला, अभी आपको स्टैड दिख रहा है ना। हाँ स्टैड में जो हमारा क्लास ए वाला लोड है, उसी में डिफाइन मूविंग लोड से लेके और यहां तक, चलो ठीक है, पेस्ट कर देते हैं, अभी बाद में देखेंगे। ये डिफाइन एनवलप जो है, ये परफॉर्म एनालिसिस के बाद आना चाहिए, नहीं तो ये एरर दिखाता है। यहाँ से कट करके डिफाइन एनवलप ये कर देते हैं, 1 2 3 4 परफॉर्म एनालिसिस एंड डिफाइन एनवलप, ये भी नीचे चला जाएगा। अब देखिए हमारा 70 R व्हील डिफाइन हो गया है। अगर हम इसमें आए लोड और जनरेशन में, तो पहले हमारा क्लास ए जो हमने डिफाइन कर रखा था वो है। उसके बाद में कहीं हम लोगों ने डिफाइन किया था क्लास 2A। ये 2A दिखा रहा है, पहला लोड मेरा यहाँ है, ये दूसरा है। उसके बाद में कहीं हम लोगों ने 4500 में क्लास 3 लेन डिफाइन किया है। पहला लेन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब हमने डिफाइन कर दिया 70 R व्हील, ये डिफाइन किया है हमने 4551 में। तो ये देखो, ये आ गया अपना 70 R व्हील। अगर इसको आप और भी देखना चाहो तो और आगे चलते रहो, आगे बढ़ता जाएगा वो। ठीक है, हाँ और हमारे लोड की प्लेसिंग बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द डेक पे है। ठीक है, ये समझ हाँ में आ सर। गया ना। हाँ सर। 70 R व्हील। अब इसके बाद चलते हैं 70 R ट्रैक पे। अब 70 R ट्रैक में थोड़ा सा प्ले है।
मतलब ये कुछ नया नया आपको सीखने को मिलेगा। 70 आर ट्रैक के लिए कोड क्या कहता है? ये जो विड्थ है, ये इसमें कोड ने 0.84 दिखाई हुई है। ठीक है। हम्म। और 70 आर ट्रैक का मेरा टोटल लोड है 70 टन, 70 टन। लेकिन इसकी हाँ, लेंथ 30। डिफाइन कर दी है कोड ने 4.57। अच्छा, लेंथ शॉर्ट है 4.57। लेकिन कोड ने, जैसे भाई यहाँ यहाँ तो आपको डिस्टेंस दे दी थी ना कि ये हाँ। 3.96 पे है, ये 1.52 पे है, ये 2.13 पे है। यहाँ पे कोड कुछ नहीं बोलता है, ये बोलता है 70 आर ट्रैक 4.57 पे चलना है लेंथ में। और उसका टोटल दोनों एक्सल का जो लोड है वो 70 टन है। और टायर प्रेशर आपका यही रहेगा, 5.273। तो अभी इसमें यहाँ कुछ नहीं करना अपने को। देखो, सेंटर टू सेंटर एक्सल की जो विड्थ है वो है 2.06। यानी आप ये देखो, ये यहाँ पे ये जो विड्थ थी यहाँ पे 2.79 थी, यहाँ पे इसने इसको 2.9 कर दिया है। तो 2.9 माइनस 0.84, हम्म। तो दिस इज इक्वल टू 2.9 माइनस पॉइंट एट 84। फोर ये 2.06 आती है। हम्म। लेंथ ऑफ द व्हीकल मेरी 4.57 मीटर है। वो भी कोड ने यहाँ दिया है, 4.57 लेंथ रखनी है आपको। ये बेसिकली सिमुलेट करता है जो अपने, मतलब टैंक होते हैं ना, हाँ। उसके लिए ये लोडिंग सिमुलेट की गई है कि अगर मेरे टैंक अगर चल रहे हैं तो ये लोडिंग आ सकती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये किया है। उसके बाद में टायर विड्थ 0.84 है, यहाँ कोड पे है, यहाँ लिखा हुआ है 0.84। हम्म। हम्म। मेरा फ्रंट व्हील एक जो है क्रैश बैरियर से 1.2 मीटर पे ही रहेगा। ये जो सी है यहाँ पे हाँ। कोड में, ये 70 आर व्हील और 70 आर ट्रैक के लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि कोड कहता है कि आप 70 आर व्हील को 70 आर ट्रैक से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जो व्हीकल, यहाँ पे हम लोग देखें तो कोड कहता है कि 70 आर व्हील, जो लोड लोड डेफिनेशन दी है ना यहाँ पे, कॉम्बिनेशन इसमें लिखा हुआ है 70 आर व्हील लोडिंग इन टेबल 6 कैन बी रिप्लेस्ड बाय 70 आर ट्रैक। ठीक है। हम्म। तो मतलब जो फिगर दिए गए हैं वही फिगर हम लोगों को यूज करने हैं 70 आर व्हील और 70 आर ट्रैक दोनों के लिए। तो मतलब जो फिगर हमको यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये क्रैश बैरियर से मेरा 1.2 मीटर पे आउटर व्हील रहेगा, हम्म। वही चीज 70 आर ट्रैक के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है। हाँ। ओनली थिंग इज कि 70 आर ट्रैक में मेरा लेंथ ऑफ द व्हीकल 4.57 है। अब इसमें कैसे करते हैं? क्रैश बैरियर 0.5 है, इंक्रीमेंट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन 0.25 है, ट्रांसवर्स में 0.5 है, स्पैन लेंथ मेरा ये है। और 12 माइनस 1.2 प्लस क्रैश बैरियर, मेरा इंक्रीमेंट यहां तक आएगा। और सेम वही व्हीकल लेंथ 4.57 मीटर प्लस 15 डिवाइडेड बाय द इंक्रीमेंट
इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मेरा नंबर ऑफ लोड जनरेशन 78 आया। तो अब इसको हम 78 की जगह 85 कर देते हैं, ताकि मेरा पूरा व्हीकल जो है वो क्रॉस कर जाए। उससे निकल जाए। अब व्हीकल लोड हम कैसे डिफाइन करें? भाई उसने तो सिंगल ट्रैक दिखा दिया। हम्म। हम्म। उसने तो कोड ने बता दिया कि भैया ये ट्रैक है, इसकी लेंथ 4.57 है, और ये है 0.84। अब और इसका टोटल, एक व्हील लोड है 35 टन और दूसरे का 35 टन। अब हम इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं? अब इसके डेफिनेशन में आता है वो, मान लो अगर मैं 4.57 को डिवाइड कर देता हूं 9 पार्ट्स में, या ये जो 35 टन है इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 10 पार्ट्स में, तो मेरा एक लोड कितने का हो जाएगा? 3.5 टन। हाँ। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9 और 10, मैंने इसको 10 लोड में डिवाइड कर दिया। जैसे क्लास ए या 70 आर व्हील का हम लोग किए थे, वैसे ही हमने इसको 3.5 टन में डिफाइन कर दिया कि भैया ये लोड 3.5 टन का है, लेकिन 10 अलग अलग लोडों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। हम्म। अब इसके बीच में डिस्टेंस कितना बनेगा? ये बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। हम्म। एक्सल टू एक्सल स्पेसिंग क्या हो जाएगी? 9 ही रहेगी ना। एक्सल टू एक्सल स्पेसिंग इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ट्रांसवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन में। हम्म। ठीक है सर। अगर मैं लोड को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं तो उसके बीच के डिस्टेंस 9 रहेंगे। तो इस 4.57 को हमको 9 से डिवाइड करना है। अगर मैं लोड 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं यही लोड 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो इसको मेरे को 4.5 में डिवाइड करना पड़ेगा। या मैं अगर इसको पाई में कर दूंगा तो मेरे को ये 4.57 को 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब एक लेस रहेगा हमेशा लोडिंग के। हम्म। ये समझ में आया? हाँ सर। ये 70 आर ट्रैक के लिए यही कॉन्सेप्ट चलता है हर जगह, और उसी से हम लोग अपना ये लोड हाँ। डिफाइन करेंगे। आप यहां देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने 7 टन, 7 टन, 7 टन, 7 टन, 7 टन, और इसका डिस्टेंस जो है 4.52 डिवाइडेड बाई 9 दे रखा है। ठीक है। नहीं, एक मिनट। हम्म, यहाँ पे विड्थ भी आ रही है ना। 2.06 अगर हम विड्थ ले रहे हैं तो ये 7 टन नहीं होगा, क्योंकि टोटल वो 70 टन की है ना। हाँ। तो हमारा ये 3.5 टन होगा। नहीं, एक मिनट। ये 3.5 नहीं होगा ये। एक मिनट। अच्छा, ये 35 टन है ना, तो ये 35 होगा ना। नहीं, 35 डिवाइड बाई 9। डिवाइडेड बाई 10, तो 3.5, 3.5 ही होगा ना एक हाँ। एक्सल पे। हाँ अच्छा, 3.5। ठीक है सर, ठीक है सर।
3.5 लोड रहेगा। है ना। 10 से डिवाइड करते रहे ना सर। हाँ वही। 35। वो एक्चुअली गलती से, इसीलिए एक्सेल में जब भी काम करने का यही फायदा है कि आपने कुछ गलती की है तो आप उसको तुरंत मॉडिफाई कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग लोड जनरेशन और ये सब एक्सेल में ही बनाते हैं। अब ये हो गया लोड। लोड अपना ये क्लास 70R ट्रैक का हो गया, इसको कॉपी करते हैं और अपनी शीट में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप 70R ट्रैक डिफाइन हो गया। इसमें एक चीज गलती है, हाँ, इंसर्ट करा, लोड टाइप 3 होगा ये। 1 2 3, हाँ। ये लोड टाइप 3 होगा। 3 है, हाँ सर। तो यहाँ भी हाँ। 70R ट्रैक में डिफाइन मूविंग लोड टाइप 3। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा हमने यहाँ से कॉपी नहीं किया, इसलिए वो हो गया था। लोड टाइप 2 में कुछ सिंटेक्स एरर आ रहा है। लोड डिफाइन लोड टाइप 2 लोड यहाँ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये आएगा, ओके। नहीं तो फिर अभी गड़बड़ करेगा। अपने को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके पेस्ट करना है। तो अपने को फिर वो स्टार्ट घुमाएगा, सिंटेक्स एरर, ये नहीं रहेगा। ठीक है। तो हम्म, मतलब ऊपर से देखने पे भी समझ में आता है टाइप 2 लोड और उसके बाद में लोड, ये टाइप 3 लोड और ठीक। उसके बाद में लोड और उसके बाद में ये। तो इसीलिए आप एक्सेल में लिंक करके रखोगे तो एकदम बढ़िया। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू चेंज करो और सारा हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करें हम यहाँ, यही कॉपी कर लें, 70R कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे 70R की जगह इस कर दें 70R ट्रैक। चलिए आगे। अब यहाँ एनवलप को थोड़ा नीचे खसका लो, इंसर्ट। ये आपका एनवलप खिसक गया। यहाँ पे 70R में कितना लोड जनरेट हो रहा है? 70R ट्रैक में देखना है ना अपने को। लोड जनरेशन हो रहे हैं 85 और 7.6 के बाद 10.3, 9.6, 10.1 और एक लोड जनरेट होगा और नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मार देते हैं डिलीट। अब हमारे लोड कितने जनरेट हो गए? ये हो गए। अब हम एनवलप भी यहीं डिफाइन कर लेते हैं, 6000 +1 प्लस 70R ट्रैक में 85 हो रहे हैं। हाँ,
दिस इज इक्वल टू दिस प्लस 85, यहाँ पे 0 कर दो, वो कॉपी करो, और यहाँ पे कंट्रोल V मार दो। 6086 क्यों आ रहा है? 4501 आ रहा है ना, तो यहाँ 6000 प्लस। ठीक है, इसको चेक कर लेंगे थोड़ा, मेरे को कुछ डाउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये एनवलप 2550 था, तो यहाँ पे 2701 आया, ये 150 प्लस करके आया, और यहाँ पे अगर हम एनवलप देखें तो यहाँ पे 4500 से 6000 आया, तो अगला एनवलप हमारा आना चाहिए दिस 6000 प्लस 1, तो 6001 और 85। ठीक है, 6086। मेरा लास्ट एनवलप आ रहा है 7021। यहाँ पे कॉपी, एंटर, इसको हम करते हैं 7021, और ये हो गया हमारा एनवलप नंबर 5। और अब हम यहाँ पे लोड कॉपी कर लेते हैं। लोड कॉपी करने के लिए कुछ भी 70R ट्रैक, कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दें। इसको जितने हैं इसको डिलीट कर दो, और इसको सबको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब ये जो 0 आए हमारे मतलब के हैं नहीं, इनको हम्म, सबको डिलीट कर दो। हम्म। अब इसी लोड को हम पूरा कॉपी करते हैं, और स्टैड में डिफाइन मूविंग लोड से चालू करते हैं, और यहाँ तक पेस्ट कर दो, और उसके बाद में जो हमारा एनवलप है इसको डिफाइन एनवलप एंड डिफाइन एनवलप यहाँ पेस्ट कर दीजिए आप। ये हो गया आपका। अब देखिए अपनी फाइल बड़ी होती जा रही है, तो क्या आ गया, 13 एरर, क्या एरर दिखा दिया भाई। डिस्टेंस ये विथ टू, तो इसमें ये डिफाइन मूविंग लोड हमने नहीं लिखा, इस वजह से ये एरर आ गया। फिर भी एक एरर आ गया, 4 5 6 7, अरे यार, फिर आ गया एरर। अब क्या हुआ?
डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ले, हो गया पूरा। देख रहे हो कैसे एरर आते हैं। सर। एक लोड हमने कम डाला, इसकी वजह से उसने एरर दे दिया कि भैया आपने 9 स्पेसिंग डिफाइन की है और लोड 10 नहीं है। ठीक है। हाँ अब सर। अपना ये भी 70 आर ट्रैक डिफाइन हो गया। हम्म। ये इतना आगे कैसे चला गया। क्या गड़बड़ हो गई। -13.4 क्यों नहीं आया। 85 यहाँ पे -13.4 आना चाहिए ना, ये जीरो कैसे आ गया। 70 आर ट्रैक टाइप थ्री। ये 4.57 आना चाहिए ना यहाँ पे। ये जीरो कहाँ से ले लिया इसने। अच्छा। इसीलिए लोड जब लगाते हैं ना, तो सर। एक बार चेक कर लो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये छोटी सी उस चीज की वजह से, ये देख रहे हो लोड हमारा कहाँ पहुंच गया डायरेक्ट। ठीक। लेकिन जब आप ये चीजें एक्सेल में एक बार फॉर्मुलेट कर, ये तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए स्टार्ट से बना रहा हूँ। नहीं तो एक बार आप एक्सेल में फॉर्मुलेट कर दो तो आपको ये सब चीजें वापस रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सेल में वहीं से उठा लेता है। अब देख रहे हो अपना व्हीकल कितना आगे चला गया है, ठीक है। जबकि हमारा व्हीकल रहना चाहिए स्टार्ट पॉइंट पे। हाँ 70 आर ट्रैक इसको पूरा कंट्रोल V। अब देखिएगा व्हीकल अपना पूरा सही जगह पे आ जाएगा। ठीक है। हम्म, देखिए व्हीकल अपना हाँ बिल्कुल अब आ गया, अब सही आ गया। स्टार्ट पोजीशन पे हाँ। आ गया है। हम्म। तो इस तरह 70 आर व्हील और 70 आर ट्रैक का लोड डिफाइन होता है। और कल इसके आगे का लोड कॉम्बिनेशन भी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हमारा लेन 3 लेन है। हाँ तो इसमें क्लास ए 70 आर व्हील, क्लास ए 70 आर ट्रैक, वो सब का भी पोजीशनिंग कैसे करना है वो भी, और उसके बाद एसपीवी लोडिंग भी डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो उसको किया जाएगा कल। हम्म। हम्म। ठीक है सर। क्योंकि एक ही दिन सारा नहीं ये बहुत ट्रैक है। ट्रैक वाला तो थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, आगे बढ़ेंगे तो उसको भी कंफ्यूज कर देंगे।
नहीं नहीं, क्या है कि ठीक है, कल हम लोग। ओके सर, कल आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। ओके।